इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमें सजग रहने की जरूरत है। यदि सर्दी, जुकाम, बुखार के प्रारंभिक लक्षण हो तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। यदि ऐसे लक्षण 24 घंटे के बाद भी बने रहे और सांस लेने में तकलीफ हो तो जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज या चिन्हित निजी अस्पतालों में जांच करवाएं। जिला चिकित्सालयों में उपचार, जांच, दवाइयां निःशुल्क है। स्वाइन फ्लू को प्रदेश में फैलने से हर हालत में रोकना है। सावधानी में ही सुरक्षा है। सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। दोस्तों, एक आग सी फैली है साबरमती के किनारे, जवान खून पिघला है आरक्षण के बहाने। महत्वाकांक्षाओं के पतंगों ने सारे शहर में जहर घोला है। चलने के हुनर को आरक्षण की बैसाखियों के सहारे छोड़ा है। दोस्तों, वैसे तो अस्मिताओं के उबार के समय में आरक्षण के मुद्दे पर बात करना भी आग से खेलने जैसा है, लेकिन अब बेहद जरूरी हो गया है आरक्षण के इस संवेदनशील और अनछुए मुद्दे को एक बार फिर से टटोलने का, क्योंकि एक बार फिर बहस हो रही है कि संविधान ने जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की वकालत की थी, क्या मौजूदा वक्त में भी वो मुद्दे प्रासंगिक हैं या फिर उनमें पुनर्विचार या बदलाव की जरूरत है। क्योंकि जिस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करता है, उसी देश में जाति के आधार पर आरक्षण संविधान की वैधता पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। आखिर आरक्षण क्या है? अंगूठे को काटकर तीर चलाने का फरमान या समानता के नाम पर किसी के सपने छीन लेना, संख्या के दम पर लोगों को कुचल देना, मेहनत कर आगे आए लोगों को मिटा देने का एहसास या अक्षम लोगों को कुर्सी दिला देने का गर्व, कंडे में घी डालने का काम या कोयले में साबुन रगड़ने का पराक्रम, या अग्नि बीज रोपते जाना और विस्फोट का इंतजार करना, या जीने की जद्दोजहद में किसी की सांसें छीन लेना। आखिर एक गरीब, भूखे और सामान्य वर्ग के इंसान के लिए क्या है आरक्षण? शायद इस देश में जन्म लेने का अपराध। आखिर कैसे बुझेगी आरक्षण के नाम पर फैल रही नफरत की आग? आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में मुद्रा बैंक की सीएम शिवराज ने की शुरुआत। 700 से ज्यादा लोगों को बांटे मुद्रा कार्ड। प्रदेश के 51,000 हितग्राहियों को दिया जाएगा सस्ता लोन। इंदौर में युवक की मौत के बाद जमकर हुआ बवाल। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। सरकारी वाहनों में भी लगाई आग। भीड़ को काबू करने में पुलिस ने भी बरसाए डंडे। मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने स्पीकर सीतासरन शर्मा और सीएम शिवराज को लिखा पत्र। विधानसभा में फर्जी नियुक्त मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ जिला कोर्ट में चालान पेश। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी भी पहुंचे कोर्ट। 28 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। नरसिंहपुर में बीजेपी नेता ने अखबार के दफ्तर में की जमकर तोड़फोड़। शिकायत करने थाने पहुंचे पत्रकारों के साथ की मारपीट। पुलिस ने नेता के दबाव में पत्रकार पर ही किया केस दर्ज। सूखे से करार है किसानों ने रायपुर में दिया धरना। कर्ज माफी की मांग। किसान मोर्चे ने बिहार में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार का भी किया ऐलान। बस्तर में लगातार बारिश से सैकड़ों लोग हुए बेघर। इंद्रावती के कछारी इलाके में हजारों हेक्टेयर में फसल हुई तबाह। राहत शिविरों में शरण लेने पर मजबूर है ग्रामीण। रायपुर का आरके माल किया गया सील। 22 लाख का बकाया टैक्स जमा नहीं करने पर नगर निगम ने की कार्रवाई।
नारायणपुर में नक्सली मंसूबे नाकाम, सुरक्षा बलों ने 40 किलो विस्फोटक से भरा बम किया जब्त, सर्चिंग पर निकले जवान थे निशाने पर। और सतना में अचानक ट्रांसफार्मर में हुआ धमाका, काफी देर तक मची रही अफरा तफरी, लेकिन बार बार फोन करने पर भी नहीं पहुंचा बिजली कंपनी का अमला। Program is sponsored by CXCT. तो फिल्म बजरंगी भाईजान में एक डायलॉग है कि नफरत आसानी से बिक जाती है, लेकिन मोहब्बत के लिए ऐसा बहुत मुश्किल है। हमारे मुल्क में भी तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही हो रहा है। तभी तो समाज में अभाव, भेदभाव और विषमता की खाई पाटने के लिए शुरू की गई आरक्षण व्यवस्था भी सिर्फ हुक्मरानों का सियासत साधने का अचूक हथियार बनकर रह गया है। राजस्थान से लेकर हरियाणा और दिल्ली से लेकर गुजरात तक आरक्षण की आग फैलाकर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है और आरक्षण योग्यता को ही ठेंगा दिखा रहा है। जब गरीबी जाति देखकर नहीं आती तो फिर आरक्षण जात के आधार पर ही क्यों? आखिर जातिगत आरक्षण की आग में कब तक अपने ही देश में जलाते रहेंगे? शायद देश छोड़ने से पहले गोरे सही कहकर गए थे, तुमने हमसे आजादी तो छीन ली है, लेकिन तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। तुम या तो धर्म से लड़ोगे या फिर लड़ने के लिए यहाँ जातियां ही बहुत हैं। शायद आरक्षण के नाम पर विध्वंस का यह नंगा नाच भी तभी बंद होगा जब देश में कोई माओ से तुंग, फिडेल कैस्ट्रो या मार्शल टीटो जैसा शख्स पैदा होगा, जिसे वोटों की परवाह नहीं होगी, केवल देश की फिक्र होगी। मगर ऐसा होने के लिए देशवासियों को कितना इंतजार करना पड़ेगा, यह कहना अभी भी मुश्किल है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने से ज्यादा जरूरत है सरकार को आरक्षण मुक्त हिंदुस्तान देने की। तो गुजरात में आरक्षण की मांग को लेकर पाटीदार समाज के हिंसक आंदोलन के बाद एक बार फिर जाति बनाम आरक्षण का मुद्दा सियासी सुर्खियों में है। जात पात के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं, एक बार फिर से बहस का विषय बन गया। सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक इसी की चर्चा है। कोई आरक्षण हटाओ देश बचाओ का नारा दे रहा है, तो कोई आरक्षण बचाओ का नारा। ऐसे में सवाल भी यही खड़ा हो रहा है कि क्या आज ऐसे हर आंदोलन को देखने के बाद आरक्षण की समीक्षा की जानी जरूरी नहीं है? क्या संपन्नता की कगार पर खड़े इन समुदायों का भी आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन जायज है? क्या देश की युवा पीढ़ी का अपनी काबिलियत के बजाय आरक्षण की बैसाखी प्राप्त करने के लिए लाखों की संख्या में सड़क पर उतर जाना जायज है? या फिर ऑडी और मर्सिडीज गाड़ियों में बैठकर रिजर्वेशन की मांग करने वाले लोगों की दलीलें कितनी सार्थक है? आरक्षण हटाओ हिंदुस्तान बचाओ। जी हां, एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आरक्षण की आग में झुलस रहा है। कभी गुर्जरों की रिजर्वेशन की मांग के आगे राजस्थान कराहता नजर आता है, कभी हरियाणा जाटों की जिद के आगे हारता दिखाई देता है, तो कभी पाटीदारों के प्रदर्शन के आगे गुजरात जलता, सहमता और सिसकता नजर आता है। ऐसा कोई दिन देश में नहीं बीतता जब आरक्षण को लेकर अदालतों में मुकदमा ना चलता हो। सड़कों पर बसें, पटरियों पर ट्रेन, रेलगाड़ियां ना रोकी जाती। स्वार्थ सिद्धि के लिए दफ्तर से लेकर शहर के शहर बंद न कराए जाते। लेकिन आरक्षण की इस आफत और रिजर्वेशन की मांग को लेकर मचे बवाल के बीच इंदौर में राजपूत समाज ने रैली निकालकर आरक्षण का विरोध किया और पूरे देश में नो रिजर्वेशन की मांग करते हुए कहा कि आरक्षण देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है और शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में रिजर्वेशन की वजह से होनहार प्रतिभाओं को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। वहीं राजपूत समाज की इस रैली को ब्राह्मण, कायस्थ, अग्रवाल, वैश्य और स्वर्ण समाज का भी खासा समर्थन मिला है। हम तो
कहते हैं कि आरक्षण टोटली समाप्त हो, हम आरक्षण नहीं साहब, और उनको सरकार मदद करे। सरकार के पास में अभी इतने करोड़ उन्होंने बैंक खाते खोल दिए और बीपीएल कार्ड बना दिए, उनको जिस प्रकार की मदद देना हो मदद करें। आज उम्मीद हमें है कि सामान्य वर्ग एक हो गया। आज हमारी रैली में आप देखो, ब्राह्मण समाज, कास्ट समाज, मुस्लिम समाज और सिख समाज, बोरा समाज, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है यहाँ पे। दरअसल हिंदुस्तान के संविधान में आरक्षण की नींव शुरुआत में सिर्फ एससी और एसटी वर्ग के उत्थान और समाज में गैर बराबरी खत्म कर पिछड़े हुए लोग सशक्त करने के लिए रखी गई थी। ये प्रावधान सिर्फ 10 साल के लिए था और हर 10 साल पर हालात की समीक्षा और आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार किए जाने का भी प्रावधान था, लेकिन इसकी फिर कभी समीक्षा नहीं की गई। एक बार जो सूची में आ गया, आरक्षण उसका हक बन गया। राजनीतिक दलों ने भी आरक्षण को हथियार बनाकर इसका जमकर दुरुपयोग किया। आरक्षण की रेवड़ी मनमर्जी से बांटी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि 90 के दशक की शुरुआत में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग के जरिए आरक्षण की जो चिंगारी सुलगाई थी, वो अब अक्सर रह रहकर भड़क रही है। आरक्षण व्यवस्था के चलते अब अगड़ी जातियों में भी धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि समानता के नाम पर जातिगत आरक्षण की बात असमानता की आग में घी डालने जैसी है और हमारे हुक्मरान यही कर रहे हैं। जबकि जातिगत आरक्षण से आर्थिक असमानता कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है, क्योंकि जो आरक्षण के वास्तविक हकदार हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता ही नहीं और पिछड़ी जातियों के ज्यादातर संपन्न लोग यानी क्रीमी लेयर वाले लोग ही इसका फायदा उठाते आए हैं। आरक्षण राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण कड़ी है। आरक्षण के बिना देश की एकता संभव नहीं। आरक्षण का स्वरूप क्या हो, आरक्षण की सीमाएं क्या हो, आरक्षण का वर्तमान स्वरूप किस सीमा तक प्रासंगिक रह गया है, आगे इसमें क्या रद्द-बदल हो, इसके लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वर्तमान भारत सरकार को समूचे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को गुडबुक्स में लेते हुए एक कमीशन बना करके इसकी पुनर्मीमांसा करें। मौजूदा हालात में आरक्षण सूची की समीक्षा की एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली विकसित करना समय की मांग है। जिन जातियों की स्थिति बेहतर है उन्हें हटाने और जो जाति पिछड़ी है उन्हें जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में जब आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तब राष्ट्र की मुख्य धारा में बराबरी के लिए उनको इसकी जरूरत थी। लेकिन आजादी के करीब 7 दशक बाद अब इस मुद्दे पर दोबारा गंभीरता से विचार करना क्या जरूरी नहीं है? क्या अब भी विकास के लिए आरक्षण की जरूरत है? क्या अब भी आर्थिक आधार की बजाय जाति के आधार पर आरक्षण व्यवस्था जायज है? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि किसी जाति वर्ग को एक लंबे अरसे तक उसके हक और हुकूक से मरहूम रखना सामाजिक असंतोष और गृह युद्ध को बढ़ावा देता है। फिर चाहे वो बोल्शेविक क्रांति हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, चाइनीज वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो या फिर फ्रीडम मूवमेंट, ये सब उदाहरण हमारे सामने हैं। इसलिए अब समय रहते भारत की सभी जिम्मेदार पार्टियों और संस्थाओं को आरक्षण व्यवस्था पर गंभीरता से मंथन करना चाहिए। राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आर्थिक असमानता दूर करना, जातिगत भेदभाव को जड़ से मिटाना और वैशाखी थामने की बजाय लोगों को समर्थ और सबल बनाकर प्रतिभाओं का सम्मान करना, ताकि उनमें मेहनत का जज्बा हमेशा बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब आरक्षण की आग में सुलगने लगे हिंदुस्तान, जब आरक्षण बन जाए सियासतदानों का हथियार और समाज में समानता के नाम पर कुचला जाने लगे दूसरों का अधिकार, लेकिन फिर भी व्यवस्था पर न किया जाए पुनर्विचार, तो सवाल उठते। क्या आरक्षण व्यवस्था के कारण समाज में बढ़ रही है दूरियां? क्या अब आरक्षण व्यवस्था में पुनर्विचार की है दरकार? क्या मध्य प्रदेश से उठी नो रिजर्वेशन की मांग देश के लिए बनेगी नजीर?
तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले पाटीदार समाज के अध्यक्ष हैं हमारे साथ मनोहर जागीरदार जी। मनोहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुजन संघर्ष दल के सिद्धार्थ मौर्य जी। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे विश्लेषक हैं राजेश सिरोठिया जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सब। और हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं, आज ही जो रैली निकाली गई, राजपूत संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम सिंह राणा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राणा जी। पहला सवाल हमारा आपसे ही है मनोहर जी, क्या लगता है आज पाटीदार समाज की जो संपन्नता है, सब जानते हैं, जो उनका अपना आर्थिक स्टेटस है, ऐसे में आरक्षण की क्या जरूरत है? क्या है, पाटीदार समाज में सभी तरह के लोग हैं। जो निम्न तबका है उसमें बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं। वो सभी पाटीदार अमीर नहीं हैं। सभी लोग ये मानते हैं कि पाटीदार समाज बहुत अमीर है। मात्र 20% लोग हैं जो अमीरों की गिनती में आते हैं। जी, निश्चित तौर पर मनोहर जी, 20% आपने कहा तो 20% ज्यादा होगा हमारे सवर्णों में अगर बात करें अमीरी की। आपके यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और जिनको आरक्षण नहीं है उनके लोग आपके यहाँ ड्राइवरी भी करते होंगे, आपके यहाँ मजदूरी भी करते होंगे, आपने खुद देखा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या उनको दरकार नहीं है? नहीं, हम पाटीदार समाज ने कभी ये नहीं कहा कि आरक्षण किसी को ना मिलना चाहिए जी। हम पाटीदार समाज चाहता है कि सबको अपने हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए जी। सभी समाज को, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं कि किसी दूसरी समाज को नहीं मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी को मिलना चाहिए, जिनके जनसंख्या के आधार पे जो भी सरकार के बजट में है उस हिसाब से मिलना चाहिए। मतलब आप इस उसमें है कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए। हाँ, आर्थिक आधार पे होना चाहिए जी। राघवेंद्र जी, अभी आपको मैंने सारी रिपोर्ट दिखाई, क्या जरूरत आन पड़ी है यहाँ कि एक बार फिर पुनर्विचार होना चाहिए इस पे? देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब आज़ादी के 67-68 साल के बाद, 68 ईयर्स हो चुके आज़ादी के बाद, अब नौबत ये आनी चाहिए कि हम आरक्षण को खत्म करने का प्रयोग करें और इसको 5 साल के लिए कम से कम बंद कर दें और फिर देखें कि देश में इसके बंद करने के बाद, इसके समाप्त करने के बाद क्या परिणाम आ रहा है। हो सकता है ये प्रयोग सफल हो सकता है ये सफल ना हो पाए। मुझे लगता है कि अब जरूरत यह है कि जो कुछ हमने किया है आज़ादी के बाद से, अब उसका हुआ क्या है ये जानने की जरूरी है कि आरक्षण को हम रोक दें। भले खत्म ना करें, लेकिन इसको स्थगित तो करना ही चाहिए। कम से कम 5 साल की अवधि इसमें होनी चाहिए ताकि इसके परिणाम सबको महसूस हो सके, वो चाहे अच्छे आए या बुरे आए। बिल्कुल राघवेंद्र जी। राजेश जी, एक हमारा सवाल था यहाँ, क्या इस आरक्षण के चलते जब संविधान बना था उस समय ये हुआ था कि जो वाकई में जो आदिवासी और खासकर जो दलित वर्ग था वो बहुत पिछड़ा था, उनको ऊपर लाने की जरूरत थी। क्या आपको नहीं लगता है कि आज वही समाज, वही आरक्षण व्यवस्था जो समाज है उसको एक तरह से तोड़ रहा है, खाई पैदा कर रहा है? देखिए त्रिपाठी जी, 10 साल के लिए लागू किया गया था आरक्षण, लेकिन जो 68 साल का अनुभव है वो ये बता रहा है कि इसका जो मकसद था कि हम सबको जो गैर बराबरी से लोगों को बराबरी पे लाके खड़ा कर देंगे, वो सपना पूरा नहीं हुआ। और 68 साल हो गए, 10 साल में समीक्षा होना चाहिए थी। एक बार इस चीज़ का रिव्यू जरूर होना चाहिए कि क्या हमने वाकई में जिन जातियों को अनुसूचित जाति और जनजातियों की कतार में शुमार किया था, क्या उनको सबको आरक्षण का लाभ मिला है? क्या एक सर्वे इस बात का हम नहीं करा सकते कि ये देखा जाए कि आखिर जैसे एससी कम्युनिटी है, एससी में 100 से ज्यादा कम्युनिटी है, पूरे देश में अगर देखें तो 250-300 कम्युनिटी है, तो उनमें से आखिर कितनी कम्युनिटी को इसका आरक्षण का फायदा मिला? फिर कम्युनिटी के बाद में आप देखिए, कास्ट जो शेड्यूल कास्ट जो है वो कोई वो नहीं है, वो तो बहुत सारी जातियों का समूह है, तो कितनी जातियों को मिला, इस चीज का सर्वे होना चाहिए। फिर इस बात का भी सर्वे होना चाहिए कि कहीं ये जातिगत आरक्षण जो है कहीं परिवार और कुटुंबों का आरक्षण तो बन के नहीं रह गया है। क्योंकि देखने में ये आ रहा है अनुभव में कि एक समाज विशेष, माने उन जातियों, अनुसूचित जातियों में कुछ समाज विशेष और उन समाज विशेष में भी कुछ परिवार विशेष, बस वही लेते जा रहे हैं। उन्हीं के घर परिवार में एक जगह 10-10 लोग आरक्षण का फायदा उठाए और एक को 10 पीढ़ियों से भी नहीं मिला है, 4 पीढ़ियों से भी नहीं मिला। तो हमें ये जरूर देखना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये है कि हम गरीब वंचित वर्गों को उनका फायदा दें, लेकिन हम संचितों को आरक्षण दें ये कतई भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आर्थिक दौर के इस माहौल में सब जातियां हैं, उनमें गरीब हैं। तो अगर हम गरीब और अमीरी के हिसाब से सब चीजों को मामले कर रहे हैं
तो ये आरक्षण एक बहुत छोटा सा पहलू बचा है, क्योंकि आज आर्थिक उदारीकरण के दौर में मोस्टली नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में चली गई हैं। सब कुछ कोई प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण लागू कोई कर नहीं रहा है और न करेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वालिटी की जरूरत है, वहाँ पर आपको रिजल्ट की जरूरत है, वहाँ सारी चीजों की। तो मेरा कहना ये है कि आपको ये देखिए, जो वंचित है उसको दीजिए बिल्कुल SC के, लेकिन जो संचित हो चुके हैं उनको नहीं दीजिए। जो गरीबों, दूसरे जातियों में भी जो गरीब हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे सिख हो, चाहे सिंधी हो, चाहे कोई भी आदमी, चाहे पाटीदार हो, किसी भी समाज का जो भी व्यक्ति गरीब है, जो शिक्षा का नहीं पढ़ा सकता, एक बच्चा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में टाट पट्टियों पे बैठ के, एक पढ़ रहा है दिल्ली कॉलेज में। आप देखिए तो आप इसमें देखेंगे, आप इसके जब सर्वे अगर हो जाए इसका कि आखिर कितने परिवार, तो हम ये पाएंगे कि हम SC ST का आरक्षण मतलब आपका इतने हजार इतने लाख परिवारों ने उठाया है। बाकी जो देश की जो कम से कम 40 करोड़ जनता जो है, जो आरक्षित वर्ग में आती है, वो जनता में उसको फायदा नहीं मिला। केवल 4 लाख लोगों या 5 लाख लोगों के बीच में आरक्षण करोड़ों को नहीं मिला। बिल्कुल सही। मतलब आपका कहना यह है कि जिनको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है, खासकर विशेष अगर कोई क्लास 1 अधिकारी आरक्षित वर्ग का हो गया है, तो उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, उसी जगह दूसरे उन्हीं के लोगों को मिलना चाहिए जो वाकई में गरीब हैं। मतलब और यही था, दलितों के यही था, एक व्यक्ति जिसने आरक्षण लिया वो बराबरी पा गया समाज में, अब दूसरे को आने दीजिए। आप ही बढ़ गए, आप ही के बच्चे करेंगे, आप ही के खानदान के लोग करेंगे, ये बहुत तरह। दूसरा एक और सबसे खतरनाक पहलू जो हुआ, इसमें जो आयाम जोड़ा, जिसको सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद भी जोड़ा गया, कि फिर पदोन्नति में भी आरक्षण चाहिए आपको। मतलब एक आदमी जो 10 साल बाद भर्ती हो रहा है किसी के, और उसकी ज्वाइनिंग कोई ऑफिसर करा रहा है, 10 साल बाद स्थिति होती है कि वो उसका सबऑर्डिनेट बन जाता है। तो ये कौन सी तो बराबरी कर रहे हो? ये तो मतलब आप जो है दूसरे को आगे बढ़ा के ये तो गैर बराबरी पैदा कर रहे हैं। ये तो संविधान की मूल मंशा के खिलाफ है। ये संविधान में ये शायद इस तरह का था भी नहीं, उसको किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जेक्शन के बावजूद किसी भी राज्य सरकारों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते ये दुस्साहस या ये चेतना या उनमें नहीं जागृत हुई, या एक शक्ति नहीं दिखी उनमें जो कि राजेश जी, हम आपके पास फिर आएंगे, क्योंकि आपने बात की है। हमारे साथ बहुजन संघर्ष दल के सिद्धार्थ जी हैं, हम सिद्धार्थ से ही जान लेते हैं। सिद्धार्थ जी, जो अभी व्यवस्था है उसको कितना आप अनुकूल मानते हैं? अनुकूल तो पूरी तरह से है, इसीलिए मानता हूं मैं, क्योंकि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय की थी, वो जातिगत आधार पे ही की थी, क्योंकि 2000 सालों का जो शोषण है, अन्याय अत्याचार है, उसका कंपनसेशन हम लोगों को ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था करके दी थी। अगर 2000 सालों में कथाकथित 60, 65, 70 सालों के दरमियान जो यहाँ शासनकर्ता जमात रही है, कभी भाजपा रही है, कभी कांग्रेस रही है, अगर इन लोगों की कथनी और करनी में अगर फर्क होता, अगर इन लोगों की मंशा होती कि हमें इस समुदाय उधर भी गिनिए ना, वहाँ मायावती की भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश, तो मायावती की सरकार सर ज्यादा वहाँ भी कोई अमूल चूल परिवर्तन नहीं हो गया है, जो व्यवस्था उसी के तहत चल रही है। नहीं, वो तो उन्होंने तो बहुत प्रयास किए भी, पर चूंकि अपन एक विशेष राज्य की बात नहीं करें, अपन तो पूरे देश की बात करें, तो पूरे देश के अंदर कथाकथित जो पार्टियों ने राज्य किया है, 65 सालों में अगर वो चाहते, जैसे कि 10 साल के लिए ही इस प्रावधान को लाया गया था, अगर 10 साल में ही अगर आरक्षण को ये ईमानदारी से अगर लागू कर देते, तो आज ये 65 साल की लड़ाई का हम लोगों को यहाँ पे मुंह नहीं देखना पड़ता। सिद्धार्थ जी, यहाँ आपको कहाँ लग रहा कि बेईमानी हुई? आरक्षण जो लागू किया है उसमें आपने कहा ईमानदारी से नहीं हुआ, बेईमानी कहाँ हुई? हम आपके पास में, हमारे साथ एक दर्शक है कोरिया से, जो अपना लल्लन सिंह जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। हाँ सर, मेरा सवाल यह है सर कि आरक्षण तो वास्तव में जाति आधार पर ना होगा, आर्थिक आधार पर अगर है तो सबसे बढ़िया है। जी, क्या है कि सर देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति में जो लोग आरक्षण पाते हैं, उनके परिवार के लोग लगातार आरक्षण पाते जाते हैं जी। उसमें चूंकि गरीब तबके के लोग आज भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उसमें जो पैसे वाले लोग हैं वही जो है आरक्षण का लाभ उठा पाते हैं। बिल्कुल, यही सिद्धार्थ जी से हमने आपसे सवाल इसीलिए है कि सिद्धार्थ से हम जानना चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक हैं दतिया से, आनंद गुप्ता जी। आनंद जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। आनंद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है आनंद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ पन्ना से एक और दर्शक है, लखन जी, अपना सवाल करें, स्वागत है आपका। सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी
अगर आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण टोटल खत्म कर दिया जाए जी। और हर वर्ग को अच्छी शिक्षा दी जाए जी। स्कूल जो है वो हॉस्टल टाइप में कर दिए जाए, वहाँ हर वर्ग के बच्चों को पढ़ाया जाए जी। और किसी भी जात की जितनी भी शासन की योजना है, आपके मान लो मध्याह्न भोजन ये सब जितनी योजना है, इनको सबको बंद करके पूरा पैसा वहाँ गुरुकुल टाइप की स्कूल खोल के उसमें लगाया जाए। ये अब पूरा हिंदुस्तान ही बदल जाएगा। आपने जो सलाह दी है, आपका सवाल नहीं हमें मिला, आपकी सलाह चलो मिली, ठीक है, धन्यवाद आपका कि आपने सलाह दी। सिद्धार्थ जी, यहाँ बात यही हो रही है। आपसे पहला मेरा सवाल था कि यहाँ बेईमानी कहाँ हुई, आपने कहा ईमानदारी से लागू किया जाता। दूसरा, हम ये नहीं कह रहे हैं, कोई और ये नहीं कह रहा, राजेश जी ने भी ये बात उठाई है कि जो दलित वर्ग ही है, आप दलित वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग है, दलित वर्ग में जिनके कुटुंब ने, जिनके परिवार ने पहले आरक्षण पा लिया, उन्हीं के लड़के बच्चे, वो तो क्रीमी लेयर हो गए, वो सामान्य परिवार से उनका स्टेटस बहुत ऊपर हो गया, लेकिन आरक्षण का जो फायदा आपको 19%, 20% जो मिलता है, वो उन्हीं तक सिमट के रह जाता है। आज भी आपका दलित वर्ग, गांव में आप जाते होंगे, आप नेता हैं, निश्चित तौर पर जाते, आज भी वो जहां के तहां है। तो इनका कहना यह है कि उनको बंद कर दिया जाए, जिनको एक क्लास 1 हो गए हैं, उन्हीं की जगह आपके ही समाज के लोगों को आरक्षण उतना ही रहे, उनको दिया जाए, तब जाके समाज में एक रूपता आ पाएगी। जी, ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया हो गई है, क्योंकि जिनको मिला भी है तो उन्हें कोई 10-10 बार मिला नहीं है, और अगर 10 बार भी अगर मिलता है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मैं थोड़ी सी दूसरी तरफ ध्यान आपका लेना चाहूंगा कि जैसे कि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर बने हुए, जिसका एक पुजारी आज से कम 100 साल पहले से उस मंदिर का पुजारी बन के बैठा हुआ है, और आज तक वो उस मंदिर का पुजारी है और बहुत करोड़पति और अरबपति बन गया है। तो इस बात की चर्चा तो आज तक कोई नहीं करता कि उसने 100 साल से उस मंदिर से कमाई करी है या उस मंदिर की देखरेख कर रहा है, तो उसको तो हमसे ज्यादा आरक्षण हो गया ना। जी, नहीं, तो आपका ये मानना है कि जिन्होंने आरक्षण का, मान लीजिए कोई, आपने कहा 10 बार किसी को नहीं मिला, हमें लगता है इन 70 सालों में 10 बार भी आरक्षण ले लिया होगा एक कुटुंब के, नहीं तो कम से कम 7-8 बार लिया। जो आपके समाज के जो प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं, जो IAS बन गए हैं, IPS बन गए, क्या उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? वो मेरे ख्याल से जो IAS बन गए, IPS बन गए या क्लास 1 अधिकारी बन गया, मुझे तो लगता है कि वो आरक्षण का फायदा लेते ही नहीं है, क्योंकि ईमानदारी से हमारे उन गांव के, उन गरीब लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में आरक्षण का सही मैसेज जा ही नहीं रहा है। अगर जाता भी है तो उन लोगों को कुछ ही ना किसी, कभी तो जाति प्रमाण पत्र के नाम से रोक दिया जाता है कि आप इस प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आपके पास ये जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। कभी तो आपको ये बोल दिया जाता है, किसी ना किसी बहाने से उन लोगों को नौकरी में नहीं लिया जाता है कि आप इस योग्य नहीं पाए गए हैं। तो ये किसी तरह के बहुत तरह के ऐसे बहाने हैं जो हम लोगों के पास शिकायतें भी आई हुई है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि आप के ही समाज के लोग जिनकी पहुंच है, आपने कहा पहली बात तो ये, आप जो आपने कहा ये आपके पास कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, मैं आपको कई उदाहरण दिखा दूंगा कि जो IAS IPS बन गए हैं, उनके बच्चे फिर से उन्हीं के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिला है। हम कम से कम दर्जनों, सैकड़ों उदाहरण आपको बता देंगे। आप ये बता दीजिए कि एक भी उदाहरण जो आपके IAS IPS बन गए हैं, उनका नाम बता सकते हैं जिनके बच्चों को उन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं दिलवाया। ऐसे बहुत सारे नाम है, अभी चूंकि मेरे पास नामों की वो लिस्ट नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता, पर जो बन गए हैं उन लोगों ने बहुत कम आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, क्योंकि वो तो जनरल से ही फाइट करते हैं उस अलग जगह पे। जी, सवाल है, एक सवाल में सॉरी राजेश जी हमारे दर्शक हैं, चलिए आप सवाल कर लीजिए। मेरा इनसे सवाल ये है सिद्धार्थ जी कि अपन यहाँ बैठ के जो दलित समाज की पूरी चिंता करने के लिए बैठे हैं, या दलित समाज में एक श्रेष्ठी वर्ग है सिर्फ उसकी चिंता करने के लिए बात कर रहे हैं? पूरे समाज की चिंता करने के लिए यहाँ पे बैठे जिस तरह से कह रहे हैं कि वो सब ठीक है, उससे ऐसा लगता है कि नहीं। सिद्धार्थ जी हम आपके पास फिर आएंगे निश्चित तौर पे। आपके ही समाज के लोग, मैं दूर नहीं जा रहा हूं, मैं प्रयोग के तौर पे बता रहा हूं, हमारे गांव में ऐसे लोग हैं जो 1-2 लोग हैं जो दलित वर्ग से आते थे, वो ऊपर निकल गए तो उन्हीं के बच्चों को लाभ मिल रहा है, ऊपर जाते जा रहे हैं। नीचे कम से कम 90-95% दलित वर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चों ने BA भी पास कर लिया, MA भी पास कर लिया, लेकिन उनको सरकारी नौकरी नसीब नहीं हुई, और जो निकल गए आगे उन्हीं को नौकरी नसीब हुई, क्योंकि आपके यहाँ भी अप्रोच चलती है। हमारे साथ राजपूत संघर्ष समिति के हैं राम सिंह राणा जी। राणा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज आपने रैली निकाली है, क्या आपको लगता है कि आपने जो ये शुरुआत की है उसमें सफलता आपको मिल पाएगी? देखिए, सफलता मिल पाएगी या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि जब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा, ये देश पूरे विश्व में फैसेट
देश में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? सिर्फ आरक्षण की वजह से। क्योंकि योग्य पदों पर अयोग्य या दोयम दर्जे के लोग बैठेंगे तो देश का क्या होगा, आप सोचिए। तो मेरा ये कहना, जैसा अभी पिछली बार ये बताया गया कि कुछ लोगों ने, दलित लोगों ने आरक्षण का फायदा नहीं लिया IAS बनने में, तो उनने एक तो सामान्य वर्ग में बने और दूसरा एक सीट अपने भाई के लिए आरक्षित वर्ग में और ले ली, तो ये तो डबल फायदा हो गया। तो जब तक आरक्षण पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं होगा, जातीय आधार पे भी समाप्त होना चाहिए और आर्थिक आधार पे भी समाप्त होना चाहिए। राणा जी हम आपको रोकेंगे। ये एक आपका कहना कि जातीय आधार पे, आज भी अगर एवरेज आप देखें तो जो दलित वर्ग है वही सबसे ज्यादा नीचे कुचला हुआ है। आज भी एवरेज दलित वर्ग सबसे ज्यादा या आदिवासी वर्ग सबसे ज्यादा पीछे है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि जिनको आरक्षण का एक बार लाभ मिल गया है, उनका जो सामाजिक स्तर है वो ऊपर पहुंच गया, तो उन्हीं लोगों को आरक्षण ठीक है रहना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए? नहीं, जिनको नहीं मिला है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनको सुविधाएं मिलना चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन देना चाहिए, उनको स्कॉलरशिप देना चाहिए, लेकिन उनको इस लायक बनाया जाए कि वो कंपटीशन में बैठे, वहां पर सब बराबर है। जितनी सुविधाएं दें सब देना चाहिए। जी नहीं, सुविधाओं से सब कुछ नहीं हो जाता राणा साहब, एक मानसिक स्तर भी होता है। जिस माहौल में वो पल रहा है, अगर इक्का दुक्का बिरले छोड़ दें तो मानसिक स्तर उनका ऊपर उतना नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण वो सफल नहीं होते। मानसिक स्तर देखिए सब 1950 में लागू हुआ, आज 2015 है, 65 साल हो गए। तो अब इसके लिए अलग प्रयास किए जाए, उनको अलग क्षेत्र में उनको लाया जाए, उनको बढ़िया एजुकेशन, अच्छे कोचेस उनको दिए जाए, अच्छे ट्यूटर उनको दिए जाए और उनका मानसिक स्तर, उनका खान पान सब बदला जाए, सब शासन की तरफ से दिया जाए, लेकिन योग्यता के अनुसार उनको नौकरियां दी जाए। जी राणा साहब, राघवेंद्र जी आपने सुना, अभी राणा साहब को भी सुना, आपने राजेश जी की भी अपनी विशेष टिप्पणी सुनी, और बहुजन संघर्ष दल के हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं, उनकी अपनी दलील सुनी। आपको क्या लगता है, कौन कितना उचित थी उनकी दलील और राजेश जी की टिप्पणी और राणा साहब का अपना जो सोच है, विचार है? मैं देखिए, जो तीनों लोगों का आपने नाम लिया उनकी सारी बातों से सहमत नहीं, लेकिन आधी आधी बात से मैं सहमत हूँ। मेरा मानना है कि एक युग जो है 12 वर्ष का होता है। 65 वर्ष हो गए, कितने सारे युग बीत गए। किसी भी समाज को, किसी भी देश को, 5 युग बीत गए। किसी भी समाज को, किसी भी देश को उन्नत होने में, प्रगतिशील होने में 2-4 युग बहुत होते हैं। ये तो हम उससे भी आगे निकल गए। लेकिन अगर हम आरक्षण के किसी मदद के सहारे चलते रहेंगे तो हमारी आदत पड़ जाएगी। घर में भी ये होता है कि अगर हम किसी कमजोर बच्चे को बहुत सहायता देते हैं तो वो फिर उस मदद का आदी हो जाता है, खुद चल नहीं पाता। आप देखिए कि फिजियोथेरेपी होती है, किसी व्यक्ति को शरीर काम करना बंद करता है, हाथ या पैर, उससे वो काम कराते हैं ताकि वो हाथ की आदत पड़ जाए। इसी तरह जो दलित वर्ग है या आरक्षित वर्ग है वो हमारे ही शरीर का एक हिस्सा है। अगर हम उसको बैसाखी देते रहेंगे तो वो उसकी आदत पड़ जाएगी। कहाँ तो देखिए 10 साल के लिए तय हुआ था कि आरक्षण दिया जाएगा, 65 साल के बाद भी ये मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बात पर चिंता की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी आदत में शुमार हो गया है कि हमको आरक्षण चाहिए। मेरा कहना यह है कि आरक्षण चाहिए, ये बड़ी बात नहीं है। आरक्षण मिले की जो आदत पड़ गई ना, ये खतरनाक है। अगर आप 65 साल के बाद भी सामान्य वर्ग के हिसाब से या सामान्य रूप से फाइट करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो उस आरक्षण का मतलब क्या है? मुझे लगता है कि उस आरक्षण ने हमारे देश के सिद्धार्थ जी का ये कहना है कि सही ढंग से, ईमानदारी से आरक्षण लागू नहीं किया गया, इसलिए उनको साथ आज भी भेदभाव। मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, तर्क और कुतर्क बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो तय है ना कि आजादी के बाद 1950 में जो आरक्षण लागू हुआ, उसको लागू हुए 65 वर्ष हो गए। 65 वर्ष में 3 पीढ़ियां हमारी चली गई। जो उस समय के बच्चे होंगे वो बूढ़े होकर मरने की स्थिति में आ गए होंगे आज। मेरा कहना यह है कि आप सब कुछ करिए, लेकिन किसी को लाचार मत बनाइए, किसी को आरक्षण का नशा मत दीजिए। मुझे लगता है कि अगर हम इस एडिक्शन से दूर नहीं हुए तो आरक्षण 65 तो क्या, अगर 6500 साल भी लागू रहा तो हम फिर यहीं पर बैठे बात करेंगे कि अभी इसमें ईमानदारी की जरूरत है। जी, हम आपके पास फिर आएंगे, हमारे पास 2 दर्शक है और हमारा सवाल आपसे रहेगा कि आरक्षण में भी एक जो आपने विसंगति देखी होगी कि जो जिस मुद्दे को हम बार बार लाना चाह रहे हैं, राजेश भी लाए, कि जो आरक्षण वर्ग है
उनको जिनने आरक्षण एक बार ले लिया वही आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि कम से कम 10-20 करोड़ ऐसे होंगे जिनको मिलना चाहिए और 1-2 लाख में सिमट करके आरक्षण रह गया। हमारे साथ दर्शक है नीमच से सीमा दवे जी। सीमा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। जी, मैं ये बोलना चाह रही थी, आरक्षण पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण की वजह से सामाजिक असमानता होती है। और आरक्षण जरूरी है या योग्यता जरूरी? क्योंकि कई बार आरक्षण के चक्कर में लोग अपनी जाति तक बदल लेते हैं। जी, मैंने उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें भी 420 हो रही। बात सही है। आरक्षण इसलिए लागू किया गया था उस दौरान, अगर उसके उद्देश्य पढ़ेंगे तो एक समानता लाने के लिए भारत देश में एक जो जाति के आधार पे, पहले उन्होंने भी कष्ट सहा था, जात की जिस जाति के थे उस जाति का होने का उन्होंने खामियाजा भुगता था, इसीलिए बराबर में लाया गया था। खैर, आपका सवाल आया, हम अपने अतिथियों से उत्तर लेंगे। हमारे साथ दमोह से प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। बहुत दिनों में आपकी आवाज सुनाई पड़ रही, कहाँ थे? सर, त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सामान्य वर्ग की जो योग्य प्रतिभाएं जो आरक्षण की वजह से उपेक्षित हो गई हैं या इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का दुख झेल रही हैं, क्या राजनीतिक पार्टियों को ऐसी प्रतिभाओं से सार्वजनिक माफी नामा मांगकर पेंशन नहीं देनी चाहिए? और दूसरे नंबर, क्या हमारे देश के लोग जगहसाई नहीं कर रहे हैं कि जहाँ विश्व के सभी देश आगे बढ़ने की घोषणा करवाना चाहते हैं? हमारे यहाँ के जातिगत नेता अपने आप को पिछड़ा साबित करना चाहते हैं और जो विश्व पटल पर अपनी जगहसाई हो रही है यहाँ पर। और ये जब 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया गया था, तब 5 साल के लिए क्या अलग नहीं हो सकता? तो ये ज्यादा जो गुजरात में हार्दिक पटेल का हुआ है, अगर ऐसा ही ज्यादा अगर देश में हो गया आंध्र प्रदेश में, तब क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता? जी, आपकी बहुत सारी राय साहब, बहुत दिनों बाद आप जुड़े हैं, लगता है आपने एक ही बार में पूरी सारी बातें कह दी हैं। आपका बड़ा गूढ़ सवाल है, इसका उत्तर हम राजेश से लेंगे, लेकिन हमारे साथ ग्वालियर से एक और दर्शक है। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। लगता है उनसे फोन संपर्क नहीं हुआ। हमारे साथ भोपाल से एक और दर्शक है, योगेश जी। योगेश जी, स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मेरा सिर्फ सवाल इतना सा है, क्या दलितों को जिंदगी भर दलित ही रहना है? जब रिजर्वेशन, इनका ये कहना है आज तक कोई लाभ नहीं मिल पाया, तो क्या आगे इस चीज से लाभ मिल जाएगा इनको? जब समानता का अधिकार इनको प्राप्त नहीं हुआ, हमारे समाज की मूल धारा जुड़ नहीं पाए, तो आरक्षण का मतलब ही क्या बचता है? इसे खत्म करना चाहिए। जी सिद्धार्थ जी, आप ये सवाल सुन लीजिएगा, हम आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन राजेश जी, अभी प्रदीप राय जी का जो सवाल था, आप ही इसका उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल, प्रदीप ने बात बिल्कुल वाजिब कही है। जी, मैं कह रहा हूँ कि जब 65 साल पे, जैसा कि सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि नहीं मिल पाया है, कोई लाभ नहीं मिल पाया है, तो इस बात की समीक्षा बहुत गहराई से होना चाहिए कि लाभ फिर मिला किसको है। जी, आखिर वो कौन लोग लाभ लेते रहे और कौन लोग वंचित रह गए। और इस चीज की एक बहुत बारीकी से अपन सच्चर कमेटी में इतने, जब रायन सच्चर कमेटी में आप कहाँ की आपने आयोग बिठा के और सब चीजें करवा ली हैं, तो इसको करा लीजिए। जहाँ तक एक सवाल और हुआ था कि इसको पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। देखिए, संवैधानिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से कोई भी राजनीतिक दल इसको खत्म नहीं होने देगा। तो ऐसी स्थिति में हमें इस तरह के हाइपोथेटिकल करके कि पूरा आरक्षण खत्म कर दिया जाए, इसकी बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो संचित हो गए आरक्षण के कारण उनको अलग कर दें और जो वंचित हैं उनको अवसर दें, क्योंकि हमारा उद्देश्य परसेंटेज वही होना चाहिए जो आरक्षण का, जैसे 31%, 32% जो आरक्षण का परसेंटेज। देखिए, वो डिबेटेबल, उसमें भी वो डिबेटेबल इशू है, वो डिबेटेबल इशू है। वो इस बात को भी देखा जाना चाहिए कि एक्चुअली आरक्षण वो है ही नहीं, सामान्य वर्ग जिस तरह बात की जा रही है, बाकी किसी को आरक्षण नहीं, जो आरक्षित वर्ग हैं उनको आरक्षण है, बाकी उनसे ज्यादा मेरिट में जो नंबर लाएगा वो अनारक्षित कैटेगरी में जाएगा, कोई सामान्य वर्ग नहीं है। ये इसके टेक्निकलिटीज की अगर अपन बात करें तो सवाल इस बात का कि इस चीज को भी वो आयोग देखे कि आखिर हम किसको फायदा दे रहे हैं, कितनों को फायदा मिला, किस जाति को मिला, कि वंश को तो नहीं मिला, कुनबे को तो नहीं मिला, केवल कुछ ही कम्युनिटी तो नहीं रह गई। क्योंकि हम देखते हैं न्यू मार्केट में जो हमारा भाई है, जो 3 पीढ़ी से देख रहा है, उसका अगर जूता पॉलिश कर रहा है तो उसका बच्चा भी कर रहा है, उसका बच्चा भी कर रहा है और आगे उसका बच्चा भी करेगा, क्योंकि अवसर ही नहीं मिला। आपको सबको समान अवसर देना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप जातिगत में देखिए, अगर जो जातिगत रूप से पिछड़ा है, मैंने आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो वो दलित ही है, सबको पता है, आदिवासी हैं, लेकिन और भी समाज के लोग हैं। हमें कहते हैं आप SC हॉस्टल की जगह है, आप जैसे आपने देखा रेलवे में गरीब रथ एक्सप्रेस चलती है, नाम उसका गरीब रथ है, लेकिन उसमें सारे AC कोचेस हैं। तो हम क्यों नहीं इन समाज के जो गरीब वर्गों के बच्चे हैं, सिर्फ क्यों कोई वर्ग हो, उसमें सामान्य भी हो सकता है, असामान्य भी हो सकता है, सबको लेकर उस हॉस्टल में पढ़ाएं, उसको इतना काबिल बनाएं और उसको फिर जाने दो, फिर वो गरीब रथ की तरह दौड़ेगा स्पेशल बन के। राजेश जी, इस चूंकि आपने बोला है तो हम इसमें पाटीदार, जागीरदार, उसमें सबसे बड़ी चीज है
कि सामाजिक समरसता पैदा होगी कि जब एक आदिवासी का, एक दलित का और एक ब्राह्मण का, एक ठाकुर का या पाटीदार समाज का बच्चा एक साथ पढ़ेगा तो उसमें देश के साथ में चलने की वो पैदा होगी, सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ेगा। जी राजेश जी, जागीरदार जी, जो एक बात सामने आई कि गुजरात से जो आंधी बही वो यहाँ तक आ गई और आपने बकायदे इसकी रैली निकाली, उसमें खूब उठी। हार्दिक जी का ये कहना है कि या तो आरक्षण समाप्त हो या हमको मिले, इसमें कहीं आपको नहीं लगता कि कोई स्वार्थ की बू आ रही? नहीं, मध्य प्रदेश में पाटीदार समाज 39 नंबर पर अंकित है, केंद्र सरकार की सूची में पाटीदार समाज 36 नंबर पर अंकित है। तो गुजरात भारत में आता, कोई पाकिस्तान में तो आता नहीं गुजरात, तो वहां के पाटीदारों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हम हार्दिक पटेल जी के आंदोलन का समर्थन करते हैं। भोपाल जिले की बात बताना चाहता हूँ आपको, पाटीदार समाज के ओबीसी के सर्टिफिकेट के लिए भोपाल जिले के पाटीदारों को सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। अब बात करके देख, कहाँ मिल रहा आरक्षण का फायदा पाटीदारों को? कहने के लिए है कि पाटीदार समाज सक्षम, मतलब पाटीदार समाज का पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी जाति तो गुजराती लिख के रखी सरकार ने। जी, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 84 का रिकॉर्ड चाहिए। और जागीरदार साहब, यहाँ कहावत यह है कि एक पाटीदार समाज आर्थिक रूप से 10 सवर्णों पे भारी है। यहाँ जो कहा जाता है भोपाल में कि जितनी जमीन जायदाद, जितना आर्थिक संपन्नता आप लोगों में है उतना किसी में नहीं। कहा जाता है कि अगर पाटीदार समाज से कोई जुड़ गया मतलब सारे तर गए वो। नहीं, ये कहना गलत होगा। पाटीदार समाज बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ समाज है, हर आदमी अपना काम करने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि जो पाटीदार है वो खेती में काम नहीं करेगा। कोई भी पाटीदार का बच्चा, अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा, वो भी आज खेत में पानी फेर रहा है। ऐसा नहीं है नौकर आएगा जब वो पानी को आगे बढ़ाएगा। पाटीदार समाज का हर बच्चा आज खेत में पाल बनाने के लिए तैयार है। हर आदमी अपने। अच्छा, आपके यहाँ कितने सवर्ण काम करते हैं आपके खेतों में? मैं चाहूंगा कि दर्शक बहुत सारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं, आप इस सच्चाई को, क्योंकि इस विषमता को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक हम आज फिर बोल रहे हैं कि पाटीदार समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो पाटीदार समाज में जो अति पिछड़ा है उसको मिलना चाहिए, और आपके यहाँ जो सवर्ण काम कर रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो आपके यहाँ कितने सवर्ण काम कर रहे हैं? देखिए, बता दूं कि आपको, देखिए आरक्षण तो आर्थिकता के आधार पर मिलता है। जिसकी आमदनी 2.5 लाख के ऊपर है उसको आरक्षण के एरिया में वो नहीं आता है। जिसकी 2.5 लाख से कम है वो उसको आरक्षण के लाभ मिलते हैं। नहीं, वो आप पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं क्रीमिलिया जी। दिक्कतें बहुत दूसरी हैं। हमारा सवाल बड़े सफाई से आप पाटीदार जागीरदार जी आप टाल गए। निश्चित तौर पे आपके यहाँ, अच्छा इतना बता दीजिए, कुछ लोग करते हैं क्या? नहीं, सवर्ण लोग नहीं करते हैं, आदिवासी लोग। जी, सवर्ण नहीं है एक। चलिए, हम आपके हमारे साथ एक दर्शक है गुना से, सिब्बल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपना सवाल करें। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा। हमारे साथ एक और दर्शक है खाते गांव से, राजीव जी, आपका स्वागत है। अपना सवाल करें, संक्षेप में, हमारा समय समाप्त हो रहा है। समानता का व्यवहार आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे, फिर सवाल करें, नहीं तो हम आपका सवाल नहीं सुन पाएंगे। सर, हमारा कहना है कि आरक्षण नहीं, स्वरक्षण दिया जाए। आरक्षण नहीं, स्वरक्षण दिया जाए। उस पद पे बैठने के योग्य व्यक्ति को बनाया जाए, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो। आप किस जाति से आते हैं? सवर्ण हैं आप, पिछड़े वर्ग हैं या दलित में से हैं? मैं सवर्ण से हूँ सर। जी, सवर्णों की सभी की यही राय है। मैं चाहता हूं कि दलित या पिछड़े वर्ग से जो राय आए वो हमारे लिए एक बार इस फिर से आरक्षण व्यवस्था पे ध्यान जाना चाहिए, उसमें विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उधर से जब आएगा तब हो सकता है। हमारे साथ एक और दर्शक है सागर से, प्रदीप जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपना सवाल करें संक्षेप में। सर जी, बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया, आपने जो हमें अवसर दिया। बहुत देर से कतार में थे जी। दरअसल मैं आरक्षण मुक्त भारत मंच सागर की तरफ से बोल रहा हूँ। अभी हम लोग 10 अक्टूबर को एक महारैली और विशाल आम सभा करने वाले हैं। आप बिना सुनिए प्रदीप जी, आपने बिना विज्ञापन दिए पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आप बताना चाह रहे हैं कि हम आरक्षण रैली निकाल रहे हैं। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल सिर्फ ये है सर जी कि आरक्षण सिर्फ नेताओं की रोटियां सेकने का संसाधन है। जी, ये विचार हुआ, सवाल नहीं। मैं सवाल ही कर रहा हूं सर। अभी मैंने सेंट्रल बैंक के माध्यम से लगातार 3,500 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी
जिसमें रूरल सेक्टर के लोग भी थे जो गरीबी रेखा के नीचे बिलोंग करते थे। और गवर्नमेंट के माध्यम से रिपोर्ट ये बनाई गई कि 24% लोगों को उन्होंने सेटलमेंट उन्होंने कर दिया है, लेकिन सर टोटली जो सेटलमेंट हुआ है 700 लोगों का हुआ है। मैं ये जानने में सक्षम नहीं हूँ कि इन गरीबों को क्या उनका पूर्ण लाभ मिल पा रहा है, शायद नहीं। उसका रीजन है क्योंकि हम आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन जिन्हें हम आरक्षण दे रहे हैं क्या उनको आरक्षण की कहीं से लाभ मिल पा रहा है? मेरे साथ में मेरे कुछ आपका प्रदीप जी, आप लगता है अपने मंच में सामने खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं लोगों को। आपका सवाल बहुत लंबा हो गया, इसका उत्तर आपके सागर से ही हमारे साथ राजेश जी उसे जरूर दिलवाएंगे, लेकिन हमारे साथ जी सागर से ही एक राजेंद्र जी हैं। इसके बाद हम अपने दर्शकों का उत्तर अपने अतिथियों से लेंगे। हमारे समझ दर्शक अब नहीं है हमारे साथ। जी सागर से राजेंद्र जी, अपना स्वागत है, अपना सवाल करें। राजेंद्र कुमार, मेरा सवाल है सर जी, जो आरक्षण अपना खत्म हो रहा है तो उसके लिए सर खत्म नहीं हो रहा है, बहस हो रही है, आपको बता दूं खत्म नहीं हो रहा है, बात हो रही है सर। तो मेरा सवाल ये है कि पहले जाति व्यवस्था खत्म करना चाहिए। जी आपका सवाल है, राजेश जी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी सागर से हैं। आपने कहा खत्म हो रहा है तो वो भी मुस्कुरा रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी, आपको बहुत सारे दर्शकों ने सवाल किया, इसमें एक आध दर्शकों से मैंने पूछा, वो सवर्ण है जो भी है, पाटीदार जी ने भी कहा। आपको क्या नहीं लगता, अंदर से दिल में हाथ रख के बोलिएगा, कि जो आपके ही समाज के लोग हैं उनमें जैसे लगभग 100 दलित समाज में जातियां आती हैं, क्या सबको मिल पाया है? आज भी जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रह गया है? बात बिल्कुल सही है, सभी लोगों को नहीं मिला है, और मिला भी है तो 5-10% लोगों को मिला है, और उसी तक सीमित रह गया है, और उसी तक सीमित रह गया है। पर मेरा मतलब है कि ये जवाबदेही थी सरकारों की, जो सरकारें इस देश में सरकारें चली है, जवाबदेही उनकी थी, तो उन लोगों के पास जाना चाहिए था। सरकारें यानी कौन? सिद्धार्थ जी, आप सरकार में जगजीवन राम जी भी रहे, सरकार में मायावती जी रही, सरकार में ऐसे बहुत सारे दलित नेता रहे हैं जो पॉलिसी डिसीजन मेकर हो सकते थे या थे, फिर भी नहीं हुआ, तो गलती किसकी है? मुझे लगता है कि हमारे जो दलित लीडर सरकारों में रहते भी हैं तो वो पॉलिसी मेकर के डिसीजन मेकर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने वाले रामविलास पासवान जी, बीपी सिंह जी के समय सब कुछ उन्हीं की चलती थी। नहीं, बीपी सिंह जी के समय जरूर चलती थी, उसके अलावा कभी उन 2 सालों में क्या कर दिया उन्होंने? नहीं, उन 2 सालों के अंदर उन्होंने मंडल आयोग को लाया था, पिछड़े वर्ग के लोगों की राजनीति, पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की थी कि आपको 27% आरक्षण है। आज भी पिछड़े वर्ग के मंडल आयोग को ला करके दलित वर्ग का थोड़ी भला कर दिया उन्होंने, वो तो दलित वर्ग से पिछड़े वर्ग के लोगों का तो भला करना चाह रहे थे, पर पिछड़े वर्ग के लोग आज भी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी वो 5% आरक्षण की मांग करते हैं, जबकि 27% आरक्षण उनको ऑलरेडी मिला हुआ है। और अगर आज भी वो सड़क पे अगर उतर रहे हैं, जैसे हार्दिक पटेल अगर सड़क पे उतर रहा है, हमारे भोपाल से हमारे जो सहयोगी हैं वो उतर रहे थे, तो उन्होंने जो 27% आरक्षण में उनकी जो नौकरियों में उन्हें जगह चाहिए थी, उनको उस चीज की मांग उन्होंने करने के लिए आना चाहिए था, ना कि आना चाहिए कि अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो आरक्षण खत्म कर जाओ, ये बात करने के लिए आना चाहिए था। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, ऐसे ही बताइए, रामविलास पासवान जी के बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। उनकी पत्नी ब्राह्मण है। अब वो एक बात अलग है कि ब्राह्मण है तो फिर उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। नहीं तो हम वही तो पूछना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो लेकिन रामविलास पासवान जी आरक्षण का लाभ लेते हैं, दलित सीट जो होती है, रिजर्व होती है, वहां से चुनाव लड़ते हैं। नहीं, वो तो एक उनका बेटा भी चिराग पासवान भी लड़ रहे हैं। वो तो एक संवैधानिक व्यवस्था है और वो तो उन्हें मिलेगी ही, पर चूंकि रामविलास पासवान, देश में एक ही रामविलास पासवान है ना, ऐसे तो हम चाहते हैं कि 100 रामविलास पासवान हो। मेरा सवाल आपसे वही है सिद्धार्थ जी, कि जिनको रामविलास पासवान का स्तर अगर इतना बड़ा हो गया है, कोई बड़ा सवर्ण नेता या बड़ा जो सवर्ण है वो पैसे वाला है, वो रामविलास पासवान से मिल तक नहीं सकता, इतना अंतर हो गया है। तो रामविलास पासवान के लड़के को मिलना चाहिए क्या? या मंत्रालय में बैठे जो रिजर्वेशन का लाभ लेकर के बड़े अधिकारी बने हैं, उनसे आप और हम, आप हो सकता है मिलने, हम तो मिल भी नहीं सकते, क्या उनके बच्चे को मिलना चाहिए? हम आपकी ये राय जानना चाहते हैं। नहीं, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उनके किसी एक अधिकारी के बच्चे को अगर मिल भी रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ रहा है कि आपके दूसरे लोगों को उस हक मारा जा रहा है। नहीं, दूसरे लोगों का हक कहाँ मारा जा रहा है? आपके ही जाति के, आपके ही दलित लोगों के, दूसरा जो उस जगह पहुंच सकता था उन्होंने ले लिया उस जगह। आपको क्या मालूम है, दलितों के जो आरक्षित वर्ग के बच्चों को विदेश जाने का एक प्रावधान है, फॉरेन भेजा जाता है। 5 से 10 बच्चे हर साल मध्य प्रदेश से जाते हैं। आप बता दीजिए कौन गए हो? पूरे IAS IPS के बच्चे हर साल जाते हैं। कहीं आप अपने गांव के छोटे से गांव से अगर किसी को उठा के लाते और उसको भेजते तो हो सकता है उसका स्तर बढ़ जाता।
सिद्धार्थ जी आपको मालूम है? क्योंकि गांवों के अंदर आज भी हमारी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमारा आदमी वहाँ पढ़ लिख के बहुत ऊंचे पैमाने पे जा पा रहा है। अगर जो थोड़े बहुत ऊंचे गांव से उठ के जो लोग आज बड़े बड़े अधिकारी बने हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्रों से ही आए हुए हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र से उठ के अगर वो आए और अगर उनके बच्चे कहीं देश विदेश में अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है। नहीं सिद्धार्थ जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। त्रिपाठी जी का जो कहना है वो ये है कि जो व्यक्ति ऐसे लोग फर्स्ट क्लास 1 के या एग्जीक्यूटिव जॉब जो न की है, जो अपने बच्चों को और दीगर समाज के बच्चों से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दीक्षा दिला सकते हैं, उसमें सक्षम है, तो वो अपना हक छोड़ दें। आज हमसे सबसे बोल रहे हैं मोदी जी कि गैस की सब्सिडी छोड़िए साहब, त्याग करिएगा। मैं कहता हूँ कि दलित समाज के जो बहुत लोग जो श्रेष्ठी वर्ग में चले गए हैं, वो अपने दलित समाज के उन वंचित लोगों की खातिर क्या अपने हकों को छोड़ना तैयार हैं? अगर नहीं है तो सरकार को ही प्रावधान करना चाहिए कि हमने अगर अच्छी पोजीशन पर उनको पहुंचा दिया है, उनको समाज को उठा दिया, समाज की बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया, तो बाकी लोग जो बराबरी से नीचे खड़े हुए हैं उनको लाने की कोशिश की जाए। ये मेरा कहना है और ये त्रिपाठी जी का कहना है और ये भाव है। और सिद्धार्थ जी, आप बिल्कुल ये संघर्ष दल बना के संघर्ष ही करते रहेंगे अगर इस तरफ नहीं जाएंगे। हमारा समय हो चला। राघवेंद्र जी के पास चलते हैं एक बार। राघवेंद्र जी, आपने फिर पूरी बहस सुनी। मैं चाहूंगा आप बहुत अच्छा इसका पूरी तरह समअप करते हैं। हम चाहेंगे कि आप कुछ इसमें अपना विचार प्रकट करें। मैं 2-3 बातें इसमें जोड़ना चाहूंगा। एक तो हार्दिक पटेल की बात हो रही है गुजरात से। जी, आप ये मान लीजिए कि गुजरात में पाटीदार कमजोर वर्ग नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है और हर घर से मुझे लगता है कि एवरेज एक आदमी विदेश में रहता है। जी, भोपाल की अगर अपन बात करें तो जो हमारे पास बैठे पाटीदार जी, उनका नाम ही है जागीरदार। जी, जो जागीरदार होता है जिनके जागीरदार होता है जी, वो और उसके लोग गरीब कैसे हो सकते हैं? जी, तो मेरा कुल मिलाकर कहना ये है कि अगर गुजरात में हार्दिक पटेल इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं और वहाँ पाटीदार इकट्ठा हुआ है या पटेल समाज इकट्ठा हुआ है, तो मुझे तो जो इसके पीछे चीज लगती है, कोई एक अन्य योजना लगती है, अन्य कोई साजिश लगती है, कोई षड्यंत्र लगता है। क्योंकि गुजरात में मोदी की सरकार है, भले ही मोदी प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी छाया गुजरात पर है। आनंदीबेन पटेल वहाँ काम कर रही है। मेरा कुल मिलाकर एक लाइन में ये कहना है कि वो आंदोलन नहीं बल्कि कोई एक बड़ी योजना है। जी, हो सकता है कि उस योजना के तहत या तो देश से आरक्षण को हटाने की बात हो, या पाटीदार इस बात को लेकर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि वो इस मुद्दे पर सबसे आगे है। एक चीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पाटीदार समाज खुद बहुत संपन्न है। अच्छा हो कि वो ये बात करे आरक्षण के बजाय कि देश में से आरक्षण हटना चाहिए, और पाटीदार समाज इस झंडे को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। तो पाटीदार बोल रहे हैं, या तो मैं आपको बता दूं, हार्दिक शायद जागीरदार भी इस बात से सहमत होंगे कि हार्दिक पटेल जी ने खुद कहा था कि मेरी बहन की एक सहेली थी, दोनों, हमारी बहन ज्यादा अच्छी तेज पढ़ने में थी, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कमजोर थी उसका हो गया। तभी मैंने कसम खा ली थी या तो आरक्षण समाप्त करवाऊंगा या पाटीदारों को भी दिलवाऊंगा। नहीं, ये बात तो दिखने की है। जी, गुजरात में इतना बड़ा आंदोलन क्या बीजेपी या मोदी की जानकारी के बगैर हो सकता है? जी, संभव ही नहीं है। अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे कोई योजना है या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश में देख रहा हूँ। हो सकता है इसमें दूसरे देश शामिल हो सकता है इसमें अमेरिका शामिल हो, देश की तरक्की को रोकने, क्योंकि इस देश में पिछले 10-15 सालों से शांति है और इसी वजह से उद्योग बढ़ रहे हैं, इसी वजह से पूंजी का निवेश हो रहा है। ये खैर अलग बात है, अलग बहस का विषय है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। हमारे जो आरक्षण पाने वाले बंधु हैं वो इसके नशे के आदी हो गए हैं। आरक्षण एक नशे की तरह है। जैसे ही हम आरक्षण पर बात करते हैं तो वो बजाय कुछ समझने के इतने बेतक जाते हैं कि वो बाकी विषयों पर बात करने के बजाय वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं जाना चाहिए। लेकिन राघवेंद्र जी, वो नशा जो है ना, वो कुछ लोगों के मुश्किल से हमें लगता है 5 से 7% लोगों में सिमट के रह गया है। वही 95% उससे वंचित। वही मैं कह रहा हूँ। सिद्धार्थ जी से हम बात करते हैं तो सिद्धार्थ जी बजाय उसके तर्कों पर जाने के, बजाय उसके लाभ हानि और गुण दोष के, वो कहते हैं कि नहीं अभी तो ये चलना चाहिए, भले ही वो हमारे 20% को मिलाओ, 10% को मिलाओ, और फिर वो यहाँ तक कह देते हैं कि इसमें सरकार की गलती है। मेरा कहना ये कि कितने सारे युग बीत गए, आखिर ये कब तक चलेगा? हमको कभी तो खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो हमेशा आप आरक्षण की बैसाखी पर रहेंगे और ये समाज कभी भी माने दलित नहीं, अगर किसी भी सवर्ण समाज को आप आरक्षण देंगे तो वो भी इसकी बैसाखी का आदी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 65 साल के बाद बहुत हिम्मत की जरूरत है कि हम इस पर बात करें, तर्क के साथ बात करें, जमीनी हकीकत को देखकर बात करें और कहें कि कम से कम खत्म ना हो तो ये 5 साल के लिए आरक्षण को स्थगित करना चाहिए प्रयोग के तौर पर, और फिर ये देखें कि इसके लाभ क्या है और हानि क्या है।
इतनी अगर हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो 65 साल का आरक्षण हमारा बेकार चला जाएगा। लेकिन राघवेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार, कितनी ही सरकार चलेगी, कांग्रेस आई, बीपी सिंह की आई, मिलीजुली सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी आई, जनसंघ, क्या आपको लगता है कि कोई इस तरफ कदम बढ़ाएगा? मुझे लगता है, मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये आंदोलन गुजरात से हार्दिक पटेल के द्वारा शुरू किया गया है। मैं वही कह रहा हूँ कि गुजरात से पटेल जो है या पाटीदार जो है वो कमजोर नहीं है, वो किसी भी सवर्ण से बहुत ऊपर है। वो चाहे तो सवर्णों को खरीद सकते हैं, सवर्णों को अपने यहाँ नौकरी रख सकते हैं, वो चाहे तो वहाँ की सरकार को पलट सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, आप देखिए हार्दिक पटेल के आंदोलन या पाटीदार पटेल के आंदोलन से पहले कोई इस पर बात हो रही थी क्या? देश में एक नई बहस शुरू हो गई है, जहाँ चीजें नहीं थी वो फिर से उभर रही है। मुझे लगता है कि ये फिर एक मंथन का दौर शुरू हुआ है और इसमें से भले कुछ जहर निकले लेकिन अमृत भी निकलेगा। जी राघवेंद्र जी, हमारे साथ एक बार फिर मैं राम सिंह राणा इंदौर चलता हूँ। राम सिंह राणा जी हमारे साथ हैं। राम सिंह जी, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, इस पूरे मुद्दे पे क्या लगता है, जैसे आपने राघवेंद्र जी को सुना, राजेश जी को सुना, आपने सिद्धार्थ जी को सुना और हमारे पाटीदार समाज के जो अध्यक्ष हैं जागीरदार जी, जो जागीर है जिनके पास, उनको भी सुना आपने, आपको क्या लगता है कि आरक्षण पूरी तरह से समाप्त हो पाएगा यहाँ? देखिए, ये तो वोट की राजनीति जब तक चलती रहेगी तब तक बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि अब सब कौम जाग गई, ब्राह्मण लोग जागे हैं, सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, मराठा, जो मुस्लिम, बोहरा समाज, कायस्थ समाज सब जाग रहे हैं। अब ये योग्यता का हनन कब तक करते रहोगे? कब तक इन लोगों के साथ अन्याय करते रहोगे? 65 साल हो गए अन्याय सहते सहते। तो अब सबको बराबर में लाना पड़ेगा और योग्यता की कद्र करना पड़ेगी। अयोग्य आदमी को योग्य कुर्सी पे मत बिठाइए। देश का क्या होगा, देश के बारे में बिल्कुल राणा साहब के बारे में सही है, आपने कहा करना पड़ेगा। क्या गा शब्द कभी हटेगा? क्या ऐसा हो जाएगा, आपको लगता है? करना पड़ेगा। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और कोशिश करते रहना चाहिए। एवरेस्ट पे भी लोग चढ़े हैं, एवरेस्ट समुद्र को भी लोगों ने तैर के पार किया है। तो क्या ये भी सब संभव होगा? टाइम लगेगा, लेकिन लंबी लड़ाई है, होगा, जरूर होगा। जी पाटीदार साहब, आपको देखिए, राणा जी ने कहा कि स्वर्ण और पिछड़ा जी, यहाँ भी आप देखिए, किसी भी ऑफिस में आप चले जाए, आपको स्वर्ण मिल जाएंगे, पंडित मिल जाएंगे, ठाकुर मिल जाएंगे, आपको कितने कम लोग ओबीसी के लोग मिलेंगे? पाटीदार समाज के लोग आपको कहाँ मिलेंगे? जी, पाटीदार का मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लोग ज्यादा हैं कार्यालय में। जी सिद्धार्थ जी, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा, इस पूरे मुद्दे पे हम जो एक निचोड़ ये आया, जो हम लोगों ने सोचा कि आपके जो क्रीमी लेयर हैं उनको अलग करके कम से कम जो आपके यहाँ विपन्नता और संपन्नता की जो एक खाई है, तो जो विपन्न है उनको मिलना चाहिए या नहीं, एक बार आपके फिर राय जानना चाहिए। मिलना चाहिए, और इसके लिए हम लोग भी कई बार संपन्न लोगों को काट देना चाहिए पूरी तरह से कि नहीं? संपन्न लोग भी इतने ज्यादा संपन्न नहीं है, 2-4-5% ही लोग संपन्न है, और वो थोड़ा ज्यादा संपन्न हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आप ही का हक लेकर संपन्न होंगे? नहीं, हमारा हक लेके नहीं संपन्न होते हैं। आप कहीं डर रहे हैं, लगता है आपका कोई बड़ा अधिकारी विपन्न बना रहे हैं, संपन्न होते हैं। ऐसा नहीं है जी। आरक्षण को अगर खत्म करने की अगर बात ही करते हैं तो इस देश से पहले जाति को खत्म करने की बात करनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण का फायदा जातिगत आधार पे ही इस देश में दिया हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर जैसे इस देश के अंदर 85% आदमी तो चाहता है कि आरक्षण का फायदा मिले, और कथाकथित रूप से सिर्फ आज के समय में जो एक मुझे लगता है पूरी प्लानिंग के साथ ये चर्चा सारे दूर मीडिया में ले लो या सामाजिक स्तर पे ले लो या धार्मिक स्तर पे ले लो, ये आरक्षण खत्म करने की जो मुहिम चल पड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि अगर 85% आदमी इसे पक्ष में है कि हमें मिलना चाहिए, और 15% आदमी अगर ये चाह रहा है कि इसे खत्म करना चाहिए, तो इसके लिए बहस हुई है, ये बहुत अच्छी बात है, बहस चलते रहनी चाहिए। नहीं, हम उस बहस में आपको विशेष तौर पे मैंने इसलिए आमंत्रित किया था कि कोई समाज इससे अलग न रहे, सब अपनी अपनी बात रखे। बहस का मुद्दा ही, बहस में कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। आपने अपनी बात रखी, पाटीदार समाज ने अपनी रखी, और हमारे साथ जो दो वरिष्ठ पत्रकार हैं इनकी निष्पक्ष टिप्पणी है। ये हमारे पास किसी भी जाति की तरफ से नहीं आए। इस देश का किस तरह से विकास हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस मुद्दे पे इन्होंने अपनी टिप्पणी की है। सिद्धार्थ जी।
तो अगर मैं फिर बाद में वही बात करूंगा कि इस देश में जिन लोगों की सरकारें रही है, अगर उनका मन मस्तिष्क अगर दलितों के हित में काम करने के लिए होता तो आज ये दिन हमको देखने नहीं पड़ते, क्योंकि हम जो संविधान में जो व्यवस्था की है कि 10 साल में इसको लागू करके इसको खत्म किया जाता। अगर सन 1950 के बाद अगर 1960 तक अगर इसकी व्यवस्था पूरी कर दी जाती तो आज मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इतनी बड़ी बहस करने की जरूरत पड़ती। बिल्कुल सही बात है। अच्छा आप ये बताइए, योग्य है कोई अच्छा योग्य है डॉक्टर है बन सकता है, और एक 10% वाला है डॉक्टर नहीं बन सकता है, तो किसको मिलना चाहिए? नहीं, जो योग्य है उसी को मिलना चाहिए। तो फिर आरक्षण जब 85% वाला अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं पाता, 15% वाला पा जाता है, तो फिर कहाँ से योग्य हो? इसमें तो देश का नुकसान हो रहा है। नहीं, ऐसा तो कहाँ पे ऐसा हुआ है कि 10% वाले को डॉक्टर बना दिया गया है? जी, 10% वाले को आज तक कहीं डॉक्टर नहीं बनाया है। 33% मान लेते हैं, है ना? 85% वाला नहीं बना। नहीं, तो अगर आप एक तरफ तो बोलते हैं कि इस समाज को आपको ऊपर भी उठाना है, तो आपको कहीं ना कहीं तो इनको साथ में लेके चलना पड़ेगा ना। नहीं, तो वही तो लेके चलने के प्रयास कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि 5% जो क्रीमी लेयर है हमारे, उन्हीं के पास सब कुछ रहे, आप भी पीछे रहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके समाज से जो मिनिस्टर है, आप बोले वो मिनिस्टर ही सब ले जाए, आपको नहीं मिले, आप ये संघर्ष करते रहे? नहीं, हमारे समाज के जो मिनिस्टर है या हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं वो अपने लोगों को मदद कर रहे हैं, आगे लाने के प्रयास करते हैं। जी, आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपको वहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर आएंगे आपके पास। राजेश जी, समय समाप्त हो रहा, संक्षेप में आपकी टिप्पणी। जाते बहुत अच्छी बात कह दी कि जो ये व्यवस्था जो की गई संविधान में, उसका लाभ उस वर्ग को नहीं मिला। जी, मैं शुरू से एक ही बात करूँ, मैं आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड, लेकिन अगर आरक्षण नहीं